तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं अब जा रहा हूं क्रोएशिया वापस। हम उसकी पैकिंग करेंगे और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप क्रोएशिया जाएंगे तो आपको क्या क्या साथ लेकर जाना चाहिए। लगेज हमने निकाल लिया है दोबारा, यही पुराने वाला। देखो अब इसको साफ़ करते हैं, महीने से गंदा हो गया। ये विशाल टूट नाम मेरा पड़ा है यहाँ पर। और ये फोम मैं उधर वहीं से लेके आया था, ये दोबारा हमारे काम आएगी ऊपर नीचे बिछाने में, ताकि सामान कोई टूटे ना। दोस्तों, आप जब भी पैकिंग करें ऐसा बिल्कुल ना करें। बच्चों को लेकर जाने तो उनका अलग से वीज़ा लगवाएं। तो दोस्तों, जब तक मैं कपड़े निकाल रहा हूँ मैं आपको पहले बता दूं कि आपको अपने साथ क्या लेकर जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको वहाँ पर कोई भी साथ में कोई बिस्तरा या कोई तकिया, कोई कंबल, ऐसी चीज़ लेके जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बर्तन भी कम से कम रखें। मतलब बर्तन में जहाँ भी आप रहेंगे आपको सारी वहाँ पर क्रॉकरी सब कुछ वहाँ पर मिलेगा। अगर आपने रखना है तो आप कुकर साथ में रख सकते हैं, क्योंकि कुकर वहाँ पर हैं, लेकिन कुकर वहाँ पर है महंगे। और साथ में चाय का पतीला या छोटा मोटा ऐसा सामान आप रख सकते हो। तो प्लेट्स वगैरह वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और आप अपने साथ जब आप शुरुआत में जाओगे तो अपने साथ आप कुछ मसाले लेकर जा सकते हो, क्योंकि मसाले वहाँ पर थोड़े महंगे हैं। और जो खड़े मसाले होते हैं वो वहाँ पर मिलते भी मतलब इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, तो आपको वो ढूंढने पड़ेंगे। इसलिए थोड़े बहुत मसाले आप पहले लेके जाओ खुद से घर से। और एक सबसे ज़रूरी चीज़, जब भी आप जाओ तो आप एक यूरोपियन अडोप्टर जरूर खरीदें। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैं पहले भी लेके गया था, लेकिन इस बार मैंने नया लिया है क्योंकि वो थोड़ा लूज़ हो गया था। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ वो कैसा होता है, आपने क्या लेना है। तो आप ऐसे लिफाफे जो है वो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, अमेज़ोन से या कहीं से भी। तो उसके बाद ये वैक्यूम वाले लिफाफे होते हैं, इस पर हम ये लगाएंगे और इसको पूरा वैक्यूम कर देंगे। तो आपका मतलब काफ़ी सामान जो है वो बड़ी कम जगह में आ जाएगा। तो आप इस वैक्यूम में अपने सारे कपड़े डाल के ऐसे वैक्यूम करेंगे तो आपका बहुत सारा सामान बहुत कम स्पेस में आ जाएगा। यूरोपियन अडोप्टर इसमें एक में ही सारे हैं, आप ये भी साथ ज़रूर लेके जाओ। इसमें मल्टी सॉकेट होता है ये। तो दोस्तों ये देखो, ये मैंने वो करके ना उसको वैक्यूम करके हमने कर दिया। तो ये देखो, इतने सारे कपड़े थे वो इतने में आ गए हमारे कपड़े। तो दोस्तों, पैकिंग हमने काफ़ी हद तक कर ली है। जो 2-4 चीज़ें रह गई हैं वो हम बाद में डालेंगे। पहले हम इसका वेट कर लेते हैं अभी कितना किलो हो गया, उस हिसाब से फिर बाद में और सामान ऐड करेंगे। तो फिलहाल ये हम बंद कर देते हैं, बाकी पैकिंग हम इसमें बाद में ऐड करेंगे चीज़ें। पहले इसका वेट करते हैं ये कितने किलो का हो गया है। तो हम सीधा इसको इस पर नहीं रखेंगे, पहले हमें कुछ रखना पड़ेगा जिसके ऊपर हम टैची रख सकें। मशीन ना तोड़ दियो। मशीन के ऊपर पहले ऐसे कुछ रखें टेबल, फिर वैसे वेट कर लें। तो दोस्तों, वेट हमने कर लिया है। अभी इसमें 3-4 किलो की जगह और है। हम इसमें अभी सामान ऐड करेंगे। अभी थोड़ा घी लेके आना है, और देखते हैं 1-2 चीज़ें और छोटी मोटी रहती हैं उसको हम डालेंगे। इसके बाद हम 8 किलो वाला एक बैग पैक करना है। अभी और भी सामान आना है तो वो हम उसमें पैक करेंगे। तो दोस्तों, सारी पैकिंग कंप्लीट करने के बाद फाइनली आज का दिन आ गया है जब घर को छोड़कर मुझे जाना पड़ेगा। बाय बाय काके। अरे तू जाना मेरे नाल, चलिए तेन बैग चुका के ले। तू टैची राखी कर दी भी है, गड्डी आ गई और चंगा फिर। आहो चलो चंगा, बाय बाय। काका किथे गया? चंगा भाजी, चंगा, बाय बाय बाय। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं आगे का लोग आपको रास्ते में दिखाते हैं कैसे कैसे मैं जा रहा हूँ। जानू रोया था? पापा नहीं? पापा पे स्टार्ट हो गई। चल ठीक है, बाय। तो दोस्तों, 5 बज रहे हैं और हम पहुंच गए हैं जलंधर बस स्टैंड। 5:40 पर जो है मेरी वो बस है दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। तो चलते हैं आगे।
दोस्तों हम निकल रहे हैं अब एयरपोर्ट की तरफ। आगे जाके आपको मिलते हैं। हमको इन्होंने अलविदा कर दिया अच्छे से। दोस्तों घर से मैं करीब दिल्ली तक आधे रास्ते तक पहुंच गया हूँ। आज पूरा पहुँच गया हूँ। आज यहाँ पर बस हमारी रुकी है और मैं यहाँ पर बर्गर किंग में बर्गर खा रहा हूँ। और आपको सीरियसली एक बात बताऊँ, अगर आप घर छोड़ रहे हैं ना, पहली बार भी घर छोड़ने में डर रहता है, दूसरी बार भी रहता है, लेकिन जो दूसरी बार वाला डर होता है ना, वो पहली बार वाले से बिल्कुल अलग होता है। जब आप पहली बार काम करते हो ना, आपको पता नहीं होता कि आप बिल्कुल नई कंट्री जा रही हो, पहली बार पर जाकर क्या होगा, किससे मिलोगे, क्या काम करेंगे, मतलब बिल्कुल एक चीज़ अननोन होती है। लेकिन जब आप सेकंड टाइम जाते हो तो वहाँ का तो कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी आपका जाने का मन करता है, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा। तो चलो तो आपसे मिलता हूँ मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे। चेक इन मैंने वैसे रात को ऐप में किया था, लेकिन बोर्डिंग पास इस बार नहीं मिल पाया क्योंकि वो ऑफलाइन मिलेगा। दोस्तों दिल्ली एयरपोर्ट में हम उतर गए हैं, पहुँच गए हैं यहाँ पर। और ये हम यहाँ पर ढूंढते हैं 6:30 की हमारी फ़्लाइट है। ये 6:30 का टाइम चल रहा है और वो है हमारी टर्किश एयरलाइन TK717 M नंबर पर है। तो हम चलते हैं अभी M पर। वो सामने M है, साथ पास में ही है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। बैगेज को रखते हैं ट्रॉली पर और चलते हैं। तो दोस्तों हमारा जो है चेक इन वगैरह हो गया है, बोर्डिंग पास मिल गया है। अब अंदर जा रहे हैं हम, इमिग्रेशन सिक्योरिटी चेक में जाएंगे उसके बाद 6:30 बजे की हमारी फ़्लाइट है। और अभी बजे हैं 3:30, 6:30 की फ़्लाइट है। दोस्तों सारा कुछ हमारा जो है कंप्लीट हो गया है, चेक इन भी हो गया है, चेकिंग इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हो गया है, सामान की चेकिंग हो गई है। अब हम बस अपनी गेट की तरफ जाएंगे पहले पर। बोर्डिंग भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब हम जा रहे हैं फ़्लाइट की तरफ और जाकर देखते हैं सीट हमें कहाँ मिली है। मैंने ऐप पे चेक किया था, उसमें तो विंडो सीट दिखा रहा था मुझे। आप एक दिन पहले, अगर आप जो भी एयरलाइन कर रहे हो उसमें एक दिन पहले जब आप चेक इन करते हो तो आपको सीट नंबर वहाँ पर दिख जाता है कि आपकी विंडो सीट है या कौन सी है। तो मैंने चेक किया था, विंडो सीट थी। कंफर्म करने के लिए देखते हैं अभी क्या होता है। तो ये है दोस्तों अपनी फ़्लाइट और हम जा रहे हैं अंदर, देखते हैं सीट। बहुत ठंड की हुई है यहाँ पर इन्होंने। तो दोस्तों विंडो सीट तो हमें मिली है, लेकिन बस ये है कि ये हमें विंग्स के ऊपर मिली है। ज़्यादा व्यू बाहर का इतना नहीं दिखेगा, विंग्स के ऊपर है, लेकिन बढ़िया है जो भी है। अब भरते हैं उड़ान। दोस्तों टेक ऑफ हो गया है, लेकिन ये जो आप देख रहे हो ये पता नहीं पानी है, हवा है, क्या है। अगर जिसको भी पता है तो मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि ये चीज़ मैंने पहली बार ही देखी है। तो इसका थोड़ा लॉजिक समझाना, क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं टर्की में और यहाँ पर इस्तांबुल में हमारी जो है अब लैंडिंग हो रही है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये इस्तांबुल का एयरपोर्ट है। तो अभी हम यहाँ पर लैंड करेंगे और यहाँ से हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है आगे ज़ाग्रेब की। और अभी यहाँ पर लैंड करके एयरपोर्ट पे उतर के देखते हैं आगे कहाँ पर जाना है, किस गेट पर फ़्लाइट मिलेगी, कितना चलना पड़ेगा,
या और कितना टाइम लगता है वो सारा कुछ अभी बाहर जाकर हम देखते हैं सारा कुछ। तो दोस्तों सेफली लैंडिंग के बाद हम यहाँ पर एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं। इन्होंने ओपनली उतारा है हमें। और यहाँ पर ठंड वाकई में बहुत है और इतनी तेज़ हवा चल रही है। टेम्परेचर भी मुझे लग रहा है 15 से 20 डिग्री के बीच में चल रहा होगा, शायद इससे भी कम हो। और हम अब उतरे हैं। अब ये सामने जो शटल बस खड़ी हैं, अब इनमें हम बैठेंगे। इनसे हमें ये एयरपोर्ट में अंदर लेकर चलेंगे। तो इन बस में बैठते हैं हम, फिर जाकर वहाँ पर देखते हैं कि हमारी दूसरी कनेक्टिंग फ़्लाइट हमें कहाँ और किस गेट पर मिलती है। Can you feel, move your body, it's so real. Vuélvete loco. तो हम एयरपोर्ट में एंटर कर चुके हैं और यहाँ से जिन्होंने एग्ज़िट करना है वो अलग रास्ता होता है, मतलब ट्रांजिट और एग्ज़िट एक ही साथ होता है। लेकिन जिन्होंने ट्रांसफ़र के लिए जाना होता है वहाँ पर लिखा होता है। तो कोई भी अगर जा रहा है पहली बार या जैसे भी जिसको नहीं पता वो एक बार ज़रूर पढ़ ले कि ट्रांजिट का रास्ता किधर से और एग्ज़िट का किधर से है, वो एग्ज़िट ना ले ले। तो अभी यहाँ पर लेकिन लाइन बहुत लंबी लगी हुई है। अभी मुझे लगता है कि यहाँ पर दोबारा से सारे सामान की चेकिंग होगी। तो दोस्तों यहाँ पर तुर्की एयरपोर्ट में हमें मिली पंजाबी एक्ट्रेस रुपिंदर रूपी, जो असीस मूवी में भी है और इनकी कई मूवीज़ हैं, बिनू ढिल्लों के साथ भी हैं। उनसे काफ़ी बातचीत के बाद मैं अंदर आया। चेकिंग के बाद सामान की काफ़ी चेकिंग हो गई और वहाँ पर थोड़ा बहुत उन्होंने सामान देखा, उसमें नाइफ और फोक पड़े थे। तो आप जब भी जाएं तो कोई तीखी चीज़ अपने बैग में ना रखें। मेरे बैग में फोक पड़े थे और मुझे वहाँ पर निकालने पड़े। तो चलते हैं अंदर ड्यूटी फ्री से होते हुए। दोस्तों मैं पिछली बार भी आया था, तब भी कह रहा था कि ये जो एयरपोर्ट है ये वाकई में बहुत बड़ा है। ये यूरोप और एशिया का सेंटर होने के कारण ये वाकई में बहुत बड़ा है। अभी तक मैंने यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट नहीं किया है। मैं सोचता हूँ पहले वहाँ पर पहुँच जाएं, वहाँ पर आराम से बैठ के फिर करते हैं, क्योंकि चेकिंग के दौरान सारा कुछ निकला था। लैपटॉप, पावर बैंक, केबल सब अलग अलग हो गया था। अब जाके सब अरेंज करते हैं बैठ के थोड़ा सा। Feel the heat bajo el sky. Baila, baila, sin parar. Shake your body, shine like stars. Baila, baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. यहाँ पर टाइम देखते हैं अभी कितना हो रहा है। जागरेब वो 11:50 TK 1057 F3A लास्ट कॉल। ओ हम चले यार, पहले लेट हो गए हैं। सिर्फ आधा घंटा बचा डिपार्चर के लिए, हमें जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। F4 ये रहा दोस्तों, F3 और वो रहा F3A। तो दोस्तों टाइम जो था वो पूरा था, मतलब फ़्लाइट टू जब तक हमारी लैंड हुई और दूसरी फ़्लाइट की जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी हमारी, उसमें टाइम का जो फ़र्क था वो सिर्फ 1 घंटे से भी कम था। और मैं भाग कर आया हूँ और सिर्फ 20 मिनट बचे हैं टेक ऑफ के लिए और लास्ट कॉल थी। फाइनली चेक इन हो गया, सब कुछ हो गया। बस अब आपको मिलते हैं हम जागरेब में। और होपफुली मैंने सीट यहाँ की भी चेक की थी, यहाँ भी विंडो सीट मिली है। लेकिन पिछली बारी में ये था कि विंग्स के ऊपर थी, तो इस बार शायद नहीं है। तो फ़्लाइट छोटी है, मज़ा आएगा। तो अब आपको हम मिलते हैं जागरेब में। Excuse me, thank you. 16. दोस्तों अभी जागरेब में टाइम 12:38 हुए हैं और 6 मिनट बचे हैं लैंडिंग में। और इस हिसाब से मुझे लगता है कि 1 बजे हम एयरपोर्ट के बाहर होंगे और 5-6 मिनट में हमारी लैंडिंग हो जाएगी।
भाई क्या ज़बरदस्त लैंडिंग हुई है। तो मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी टाइम लग गया बाहर आते हुए, और लगेज मेरा मुझे लगता है कि बाहर आ गया होगा। इनमें से ही होगा कुछ, यही है। तो दोस्तों लगेज मिल गया है मुझे, अब हम चलते हैं बाहर को। तो दोस्तों एयरपोर्ट पे मैं पहुंच गया हूँ, जहाँ पिछले साल बैठे थे वहीं पर आज फिर बैठे हुए हैं। पिछले साल हम पूरी टीम थे, सारे 8 बंदे आए थे, आज मैं अकेला हूँ। और पिछले साल विशाल भी लेने आए थे, लेकिन आज वो नहीं आ रहे। आज मैंने अपने फ्रेंड को बोला है, वो लेने आ रहा है मुझे। लेकिन ये है कि पिछले साल जैसा डर था ना, अब वैसा नहीं है। अब यहाँ पर आकर जैसे लगता है कि अपना अपना है, कुछ अच्छा लग रहा है। पिछली बार ऐसे आए थे तो लगता था कि पता नहीं कहाँ आ गए हैं, लोग कैसे हैं, देखते हैं, मतलब बहुत कुछ था। तो अब जैसे रास्ते में आ रहा था तो रास्ते में थोड़ा मन ख़राब हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर पहुँच गया हूँ, लगता है कि नहीं ये अपना अपना कुछ है, जगह अपनी जगह है, जानी पहचानी जगह है। तो अब ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। दोस्तों ये हमें लेने आए हैं, हम जा रहे हैं घर पे। भाई जी हमारे ताश चलेगी भाई जी। मैं हूँ मैं साथ में प्लास्टिक वाली। तो दोस्तों ये देखो, जो ये है ना, यहाँ का व्यू देख के, यहाँ का स्काई देख के इतने में ही पता चल जाता है कि आप इंडिया से कहीं बाहर हैं। इंडिया में हमारे आसमान का कलर देखो और यहाँ का कलर देखो, आपको खुद पता चलता है। तो दोस्तों घर पे हम आ गए हैं। ये देखो भाई साहब बैग निकाल रहे हैं हमारे, इतने अच्छे अच्छे भाई साहब हैं। ये देखो ये सारा बैग निकालेंगे, सारा ऐसे ही। तो चलो अब चलते हैं रूम में। शमी भी कमरे में नहीं है, 15-20 दिन से कमरा बंद पड़ा है, पहले साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। अच्छा ये भाई साहब से मिल लेते हैं पहले, ये भी भाई साहब नहीं आए, इनसे भी मिल लेते हैं। और अब हम चलते हैं कमरे की तरफ। कमरे की पहले देखें क्या हालत है, साफ़ सफाई भी करनी पड़ेगी। ओह वाह, ये अपना कमरा देखकर अब पुरानी याद आ गई। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा इंडिया से क्रोएशिया आने तक का सफ़र। और एक चीज़ जो इसमें मैं बतानी भूल गया वो ये थी कि आपकी टीआरसी की वैल्यू इतनी होती है ना, कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूरोप में या कहीं भी जाते हो तो आपको वो कई सवाल पूछते हैं, जैसे कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या काम है। और आपको मैनिपुलेट भी करते हैं कि आप इस कंपनी में जा रहे हो तो आपको दूसरी कंपनी में ऑफर आएगा, आप वहाँ से इटली भी जा सकते हो। मतलब आप एक कंट्री में जा रहे हो ना शेंगन की, क्रोएशिया में जा रहे हो या किसी भी शेंगन कंट्री में जा रहे हो, तो आपको मैनिपुलेट करते हैं कि आपके पास तो पूरा शेंगन है, आप यहाँ पर भी काम कर सकते हो। तो उस चीज़ों में नहीं फंसना, आपने सीधा कहना है कि मैं इसी कंट्री में जा रहा हूँ और इसी कंट्री में रहूँगा, लीगल रहूँगा, मैं कहीं इलीगल नहीं होऊंगा, मैं कहीं और जाकर भागूंगा नहीं। और दूसरा ये कि जब आप सेकंड टाइम जाते हो ना, तो आपसे ऐसा कोई सवाल कोई ऑफिसर नहीं करेगा, क्योंकि वो आपकी आईडी देखेंगे और आपको सीधा आपको एंट्रेंस मिल जाएगी। तो कोई जांच पड़ताल, कोई ज़्यादा क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं होगा। तो इतनी वैल्यू हो जाती है टीआरसी की। तो इतना ही था। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर कुछ इसमें रह गया है तो आप नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और अगर आपने कुछ सजेशन देनी है तो मोस्ट वेलकम। तो मैं कोशिश करूँगा कि उन चीज़ों को आगे और कवर करूँ और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और लेके आऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।